नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे का कृषि तथा व्यापार जगत से जुड़ा हुआ विश्लेषण। आज हम इंडियन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, राइस मार्केट और वैश्विक चुनौतियों पर अपना फोकस रखेंगे, जहां ईरान की करेंसी क्राइसिस, रिकॉर्ड निर्यात उछाल, इंफ्रास्ट्रक्चर स्केल अप और एशियाई प्रतिस्पर्धा सब कुछ शामिल है। 2026 की शुरुआत में कृषि सेक्टर सरकारी नीतियों, मार्केट डाइवर्सिफिकेशन और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं से जूझ रहा है, लेकिन अवसर भी भरपूर हैं, चाहे वह रिकॉर्ड चावल निर्यात हो या इंडोनेशिया की नई निर्यात योजनाएं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस। ईरान में करेंसी क्राइसिस, भारतीय बासमती एक्सपोर्ट्स पर असर, 2000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स पोर्ट्स पर फंसे। भारत के चावल निर्यात में रिकॉर्ड उछाल, 19.4% बढ़कर 21.55 मिलियन टन, प्रतिबंध हटने से बूस्ट मिला। कृषि वेयर हाउसिंग क्षमता का स्केल अप, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम कर किसानों की आय और निर्यात मजबूत। इंडोनेशिया की चावल मक्का निर्यात योजना की 2026 में शुरुआत, लेकिन घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी का विरोधाभास। अब चलिए विस्तार से समझते हैं इन खबरों का विश्लेषण। दोस्तों, आज के विश्लेषण में पहली खबर है ईरान में करेंसी क्राइसिस की वजह से भारतीय बासमती एक्सपोर्टर्स पर असर पड़ने की, जहां 2000 करोड़ रुपए के स्टॉक्स पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं। यह खबर हाल ही की है, जहां ईरान की करेंसी रियाल में भारी गिरावट आई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रियाल अब 1.3 मिलियन तक का पहुंच गया है, जो ऐतिहासिक निचला स्तर है, लोवेस्ट है। इसकी वजह से ईरान सरकार ने खाद्य आयात पर सब्सिडी वापस ले ली है, जिससे भारतीय बासमती चावल के एक्सपोर्टर्स ने शिपमेंट रोक दी हैं। परिणाम स्वरूप पंजाब और हरियाणा के मिलर्स और एक्सपोर्टर्स के करीब 2000 करोड़ रुपए मूल्य के बासमती चावल के कंसाइनमेंट्स कांडला और मुंद्रा एयरपोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती बायर है, जो सालाना करीब 12 लाख टन बासमती भारत से खरीदता है, जिसकी वैल्यू 12,000 करोड़ रुपए से अधिक है। और सेला यानी कि पार बॉइल्ड वैरायटी वहाँ कुछ खास पसंद की जाती है। अब गहराई से समझते हैं कि यह क्राइसिस क्यों हुआ। मुख्य वजह अमेरिकी सैंक्शंस का सख्त होना है, जिसने ईरान की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई है। हाई इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और इजराइल ईरान संघर्ष। पहले भी 2025 में इजराइल ईरान युद्ध से 1 लाख टन बासमती फंसे थे, और अब करेंसी डिप्रिसिएशन ने स्थिति और खराब कर दी है। ईरानी इंपोर्टर्स अब विदेशी मुद्रा हासिल करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, जिससे पेमेंट डिले हो रहे हैं और डिफ़ॉल्ट का खतरा बढ़ गया है। भारतीय एक्सपोर्टर्स अब सख्त पेमेंट टर्म्स मांग रहे हैं, लेकिन इससे वॉल्यूम घट सकता है। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। सबसे पहले किसानों और मिलर्स पर समझें। पंजाब हरियाणा के बासमती उत्पादक पहले से ही बाढ़ और अन्य चुनौतियों से जूझ रहे हैं, और अब यह क्राइसिस उनकी आय को प्रभावित करेगा, क्योंकि निर्यात से बेहतर दाम मिलते हैं। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए, जो हाल की सरकारी योजनाओं से सस्ता क्रेडिट ले रहे थे, उनके लिए ये किसी भी झटके से कम नहीं है। उनके 1500 से 2000 करोड़ के पेमेंट्स फ्रीज हो सकते हैं। कुल मिलाकर भारत के बासमती एक्सपोर्टर्स में 2024-25 में ईरान का योगदान 6374 करोड़ रुपए का था, और अगर यह जारी रहा तो कुल निर्यात 10 से 15% की गिरावट आ सकती है। जियोपॉलिटिकल एंगल से अगर हम देखें तो ये अमेरिका के सैंक्शंस का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है, जो भारत के ट्रेड को प्रभावित कर रहा है, जबकि पाकिस्तान की नई बासमती वैरायटी पहले से ही कंपटीशन बढ़ा रही है। अब इसके बिजनेस इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये निर्यातकों के लिए बड़ा रिस्क है। स्टॉक्स फंसने से कैश फ्लो प्रभावित होगा, और अगर ईरान से डिमांड घटी तो कीमतों में भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन अवसर भी हैं। बाजार डाइवर्सिफिकेशन के, जैसे यूरोपियन यूनियन एफटीए का फ़ायदा उठाकर यूरोप में हम निर्यात बढ़ाएं। यहाँ बासमती की मांग बढ़ रही है। मेरी राय में यह स्थिति भारत सरकार के लिए एक वेकअप कॉल है। सरकार को तुरंत राहत पैकेज देना चाहिए, जैसे सब्सिडी या क्रेडिट गारंटी, ताकि एक्सपोर्टर्स का नुकसान कम हो। साथ ही डिप्लोमेटिक प्रयासों से ईरान के साथ ट्रेड चैनल को सुधारें, क्योंकि ईरान एक लंबे समय का हमारा साझेदार है। अगर हम बाज़ारों को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो ऐसी क्राइसिस बार बार आएंगी, जो हमारे फूड पावर स्टेटस को
कमजोर कर सकती है। कुल मिलाकर यह चुनौती है, लेकिन स्मार्ट स्ट्रेटेजी से हम इसे अवसर में बदल सकते हैं। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि वैश्विक अनिश्चितताएं हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स को कैसे प्रभावित कर रही हैं। तो अब चलते हैं अगली खबर पर। आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमारे चावल निर्यात सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। जी हां, भारत के चावल निर्यात में पिछले साल यानी कि 2025 में जबरदस्त उछाल आया है, क्योंकि सरकार ने 2022-23 में लगाए गए सभी निर्यात प्रतिबंधों को हटा दिया। कुल निर्यात 19.4% से बढ़कर 21.55 मिलियन मीट्रिक टन पहुंच गया, जो अब तक का दूसरा सबसे ऊंचा स्तर है। 2022 के रिकॉर्ड में अगर हम देखते हैं तो 22.3 मिलियन टन के बहुत करीब। यह उछाल क्यों आया? मुख्य वजह है रिकॉर्ड उत्पादन। हमने 150.18 मिलियन टन का चावल उत्पादन किया, जो चीन को पीछे छोड़कर भारत को राइस प्रोडक्शन में भी, राइस उत्पादन में भी नंबर 1 बना गया। सरकारी गोदामों में अतिरिक्त स्टॉक था, इसलिए सरकार ने मार्च 2025 से प्रतिबंध हटाना शुरू किया। नॉन बासमती पर बैन, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जैसी सभी बाधाएं खत्म हो गई। इससे भारतीय चावल वैश्विक बाजार में बहुत सस्ता और प्रतिस्पर्धी हो गया। नॉन बासमती निर्यात 25% बढ़कर 15.15 मिलियन टन हो गया, जबकि बासमती निर्यात 8% बढ़कर रिकॉर्ड 6.4 मिलियन टन पहुंचा। किन बाजारों में बढ़ोतरी हुई? तो नॉन बासमती मुख्य रूप से बांग्लादेश, बेनिन, कैमरून, आइवरी कोस्ट और जिबूती जैसे अफ्रीकी और पड़ोसी देशों में तेजी से बढ़ा। बासमती में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन जैसी प्रीमियम बाजारों ने ज़्यादा खरीदारी की। कुल मिलाकर भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक बना हुआ है। हमारा एक्सपोर्ट्स हमारे पड़ोसी निर्यातकों थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान के कुल निर्यात से ज़्यादा है। इस बढ़ोतरी से थाईलैंड और वियतनाम के निर्यात कम हुए हैं और एशिया में चावल की कीमतें लगभग 1 दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं, जो अफ्रीका और अन्य गरीब क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक है। किसानों के लिए बेहतर दाम और ज़्यादा निर्यात से आय बढ़ेगी, खासकर पंजाब, हरियाणा और अन्य चावल उत्पादक राज्यों में। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स के लिए जो हाल की सरकारी योजनाओं से सस्ता क्रेडिट ले रहे हैं, यह उनके लिए सुनहरा मौका है। प्रोसेसिंग यूनिट्स, मिलर्स और एक्सपोर्टर्स को नए ऑर्डर मिल रहे हैं। ईरान में फंसे 2000 करोड़ के बासमती स्टॉक के संकट के बीच यह खबर बैलेंस लेकर आती है, क्योंकि अन्य बाजारों में मांग बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर यह भारत की फूड पावर स्थिति को और मजबूत करता है। हम फूड सिक्योरिटी प्रदान करने वाले देश के रूप में उभर रहे हैं। बिजनेस इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यह निर्यातकों के लिए बड़ा बूस्ट है। कीमतें कम होने से वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन पर नज़र रखनी होगी। 2025-26 में लक्ष्य हमारा और बड़ा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर हम माने तो 30 मिलियन टन तक पहुंच सकता है ये, लेकिन जोखिम भी है इसमें। वैश्विक कीमतें बहुत कम होने से किसानों की आय प्रभावित हो सकती है और घरेलू बाजार में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही जल संकट और सस्टेनेबिलिटी का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरी राय में यह खबर भारत की कृषि निर्यात की सफलता दिखाती है। पहले घरेलू कीमतों को कंट्रोल करने के लिए प्रतिबंध लगाए, अब उत्पादन बढ़ने पर निर्यात खोल दिया। यह स्मार्ट बैलेंस है जो किसानों, उपभोक्ताओं और निर्यातकों तीनों को फायदा देता है। सरकार को अब लंबे समय की रणनीति बनानी चाहिए। बफर स्टॉक मैनेजमेंट मजबूत करें ताकि भविष्य में अचानक बैन न लगाना पड़े। कुल मिलाकर यह हमारे एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए गेम चेंजर है और पाकिस्तान जैसी प्रतिस्पर्धी देशों के बीच हमारी मजबूत स्थिति साबित करता है। दर्शकों, ये खबरें दिखाती हैं कि भारत का राइस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं अगली खबर पर। अब बढ़ते हैं तीसरी महत्वपूर्ण खबर पर, जो हमारे कृषि सेक्टर की बुनियादी मजबूती से जुड़ी है। यह खबर है कि भारत की कृषि वेयर हाउसिंग क्षमता को स्केल अप करके देश की कृषि वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। हाल ही में विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स में जोर दिया गया कि बढ़ते उत्पादन के साथ स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना जरूरी है, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम हो, किसानों की आय बढ़े और निर्यात क्षमता मजबूत रहे। यह खबर हमारी पिछली चर्चाओं से सीधे जुड़ी है, जैसे रिकॉर्ड चावल उत्पादन और निर्यात में उछाल, ईरान में फंसे स्टॉक्स का संकट और भारत
EU FTA के अवसर, क्योंकि अच्छी वेयर हाउसिंग इन सबको सपोर्ट कर सकती है। यह खबर क्यों आई है? भारत का कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। 2024-25 में फूड ग्रेन उत्पादन रिकॉर्ड 354 मिलियन टन पहुंचा और 2030-31 तक यह 368 मिलियन टन तक जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र ने हाल ही में कहा है कि अगले 10 सालों में फार्म आउटपुट सालाना 4% की दर से बढ़ सकता है, जबकि मांग सिर्फ 2.5% ही बढ़ेगी। लेकिन समस्या यह है कि मौजूदा स्टोरेज क्षमता इस बढ़ोतरी के साथ नहीं चल पा रही है। विभिन्न रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल कृषि वेयर हाउसिंग क्षमता अभी करीब 145 से 240 मिलियन टन के बीच है। FCI, CWC, राज्य एजेंसियां और प्राइवेट को सबको मिलाकर, जबकि जरूरत 50-60% कहीं अधिक है। अगर क्षमता नहीं बढ़ी तो 2030 तक 69 मिलियन टन का डेफिसिट हो सकता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। अनाज में 4 से 6%, फल सब्जियों में 6 से 15% तक का नुकसान हो जाता है, जो सालाना अगर हम देखें तो वो अरबों रुपयों का है। अब गहराई से इस बात को समझते हैं कि स्केल अप संभव कैसे है। मुख्य दिशा यह है कि पारंपरिक गोदामों से आगे बढ़कर एक रेजिलिएंट इकोसिस्टम बनाना, जिसमें मॉडर्न साइलोस, कोल्ड स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट्स और डिजिटल ट्रैकिंग शामिल हो। सरकार कई स्कीम्स चला रही है, जैसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, PM कृषि संपदा योजना और ग्रेन स्टोरेज प्लान, जिनसे हजारों नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हो रहे हैं। लक्ष्य है कि 2026-27 तक क्षमता 223 मिलियन टन तक पहुंच जाए। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ रही है। PPP मॉडल से साइलोस बन रहे हैं और वेयर हाउस रिसीट फाइनेंसिंग से किसान स्टोरेज के बाद लोन भी ले सकते हैं। टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ा है। IoT सेंसर से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मॉनिटरिंग, AI से स्पाइलेस प्रेडिक्शन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ये सब लॉस को सिंगल डिजिट में ला सकते हैं। इसका प्रभाव बहुत सकारात्मक। किसानों के लिए डिस्ट्रेस सेलिंग रुकेगी, क्योंकि वे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। बेहतर स्टोरेज से उनकी आय बढ़ेगी और वेयर हाउस रिसीट से बैंक से सस्ता क्रेडिट मिलेगा। MSME एक्सपोर्टर्स के लिए प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट के लिए क्वालिटी बनाए रखना आसान होगा। जैसे बासमती या सी फूड के लिए निर्यात में भी फायदा है। भारत फूड पावर बनने की राह पर है, लेकिन अच्छी स्टोरेज के बिना वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा मुश्किल है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होने से फूड सिक्योरिटी मजबूत होगी, कीमतें स्थिर रहेंगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में मदद मिलेगी। बिजनेस इंप्लीमेंटेशन की यदि हम बात करें तो यह निवेश का बड़ा अवसर है। प्राइवेट प्लेयर्स, FPOs और कंपनियां मॉडर्न वेयर हाउस में निवेश करें, लेकिन चुनौतियां भी हैं। छोटे किसानों तक पहुंच कम है, लैंड एक्विजिशन और रेगुलेशन में देरी और सीजनल यूज से रेवेन्यू इशू। हमारा सुझाव है कि किसान कोऑपरेटिव्स और FPOs को मजबूत करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म अपनाएं और ग्रीन वेयर हाउसिंग पर फोकस करें, ताकि एक्सपोर्ट में कार्बन कंप्लायंसेस आसानी से हो सके। मेरी राय में यह खबर भारत की कृषि नीति के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उत्पादन बढ़ाना अच्छा है, लेकिन बिना मजबूत स्टोरेज के वो बर्बाद हो सकता है, हो जाता है। सरकार को क्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर फोकस करना चाहिए। रूरल एरिया में ज्यादा वेयर हाउस हो, छोटे किसानों के लिए आसान एक्सेस हो और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और इंसेंटिव्स दिए जाएं। अगर हम यह कर लें तो ना सिर्फ लॉस कम होगा, बल्कि एग्री एक्सपोर्ट सेक्टर पाकिस्तान जैसी प्रतिस्पर्धी और ग्लोबल अनिश्चितताओं से मजबूत बनेगा। कुल मिलाकर वेयर हाउसिंग अब सिर्फ स्टोरेज नहीं, बल्कि कृषि वृद्धि का कोर पिलर बन चुकी है। दोस्तों, हमें खबरें बताती हैं कि भारत का कृषि सेक्टर किस तरह से नई ऊंचाइयों को छू रहा है और भारत, जिसे कृषि प्रधान देश कहा जाता था, वो इस वक्त कृषि प्रधानता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आज के अंतिम खबर और उसके विश्लेषण पर चलते हैं। आखिरी खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक एशियाई चावल बाजार में एक दिलचस्प मोड़ दिखा रही है। यह खबर है कि इंडोनेशिया 2026 में चावल और मक्का का निर्यात शुरू करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ ही वहां चावल की कीमतें भी बढ़ रही हैं। भले ही सरकार को खुद सेल्फ सफिशिएंट घोषित कर रही है, इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है और उसकी नीतियां भारत के निर्यात बाजार को प्रभावित कर सकती हैं। यह खबर हाल ही की है। जनवरी 2026 में इंडोनेशिया की स्टेट ओन्ड
फूड लॉजिस्टिक्स कंपनी बुलोग ने घोषणा की कि 2026 में चावल और मक्का दोनों का निर्यात शुरू किया जाएगा। यह राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का सीधा निर्देश है जो जनवरी 7 को हार्वेस्ट फेस्टिवल में दिया गया। बुलोग ने करीब 1 मिलियन टन चावल को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार किया है, जबकि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहा गया है। 2025 में इंडोनेशिया ने रिकॉर्ड उत्पादन किया। चावल का उत्पादन कितना हो गया है? 34.7 मिलियन टन से भी अधिक, जबकि खपत 31 मिलियन टन के आसपास है, जिससे सरप्लस 3 मिलियन टन जो अधिक हुआ है उसे सरकार निर्यात करने का विचार कर रही है। सरकार ने 2026 में चावल, चीनी और फीड कॉर्न के लिए कोई आयात नहीं करने का फैसला किया है और 2025 में भी कोई आयात नहीं हुआ। मक्का में भी सरप्लस है। 2025 में 4,63,900 टन सूखे मक्का का सरप्लस रहा और कुल उत्पादन 18 मिलियन टन के करीब। लेकिन यहां विरोधाभास है। सेल्फ सफिशिएंसी के दावों के बावजूद इंडोनेशिया में चावल की कीमतें बढ़ रही हैं। हार्वेस्टेड ड्राई गेन की कीमत 6500 प्रति किलो तक पहुंच गई है, जो पहले 5000 के आसपास हुआ करती थी। इससे मिलिंग की लागत बढ़ी है और उपभोक्ता स्तर पर चावल महंगा हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक उत्पादन बढ़ने के बावजूद कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि सरकारी खरीद मूल्य बढ़ाया गया है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बदले गए हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ असंतुलन है। इससे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ रहा है। भले ही स्टॉक रिकॉर्ड स्तर पर है, जैसे कि बताया कि 3.2 मिलियन टन जो सरकारी रिजर्व है। इसका भारत पर प्रभाव क्या होगा यह भी हमें देखना चाहिए। इंडोनेशिया दुनिया का बड़ा चावल आयातक रहा है। पहले भारत से काफी खरीदता था, अब सेल्फ सफिशिएंसी और निर्यात प्लान से इंडोनेशिया का आयात कम हो सकता है, जो भारत के नॉन बासमती निर्यात जो अफ्रीका और एशिया में हमारा बढ़ रहा है को प्रभावित भी कर सकता है। लेकिन अवसर भी हैं। अगर इंडोनेशिया निर्यात करता है तो वैश्विक कीमतें और कम हो सकती हैं, जो हमारे निर्यातकों के लिए चुनौती बनेगी। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में कीमतें बढ़ने से वहां की मांग स्थिर रहेगी और भारत जैसे निर्यातकों को अन्य बाजारों अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में फायदा मिल सकता है। हमारे चावल निर्यात में हाल का 19.4% उछाल इसी तरह का ग्लोबल डायनेमिक्स से जुड़ा है। बिजनेस इंप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो यह दिखाता है कि सेल्फ सफिशिएंसी सिर्फ उत्पादन नहीं बल्कि कीमत स्थिरता, डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर भी निर्भर है। भारत के लिए सबक है कि हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन वेयर हाउसिंग और सप्लाई चेन मजबूत करने से कीमतें कंट्रोल में रहेंगी। निर्यातकों के लिए सलाह है कि इंडोनेशिया जैसे बाजारों पर नजर रखें, डाइवर्सिफाई करें। यूरोपियन यूनियन, एफटीए, फिजी जैसे नए साझेदार जो हमारे साथ ऐड हो रहे हैं उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जैसे फोर्टिफाइड राइस पर फोकस करें। मेरी समझ में इंडोनेशिया की यह दोहरी स्थिति, निर्यात की तैयारी लेकिन घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी, सेल्फ सफिशिएंसी के दावों पर सवाल उठाती है। उत्पादन बढ़ाना अच्छा है, लेकिन अगर उपभोक्ता महंगा चावल खरीदे तो असली सफलता नहीं है। भारत के लिए यह प्रेरणा है कि हम न सिर्फ उत्पादन बल्कि अफोर्डेबिलिटी और एक्सपोर्ट बैलेंस पर फोकस करें। अगर इंडोनेशिया निर्यात शुरू करता है तो ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन हमारी मजबूत स्थिति दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक होने के कारण यह हमें फायदा देगी। कुल मिलाकर यह खबर एशियाई चावल बाजार में नई डायनेमिक्स दिखाती है। दर्शकों, ये खबरें चावल निर्यात उछाल, वेयर हाउसिंग स्केल अप और ईरान संकट और साथ के साथ इंडोनेशिया का मामला ये दिखाती हैं कि वैश्विक कृषि और एग्री एक्सपोर्ट तेजी से बदल रहा है। भारत मजबूत स्थिति में है, लेकिन सतर्कता और स्मार्ट रणनीति की हमें आवश्यकता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है? अपनी राय अवश्य लिखा करें और हम जल्द ही इसका नाम भी घोषित करने वाले हैं। कई सारे हमारे पास नाम आए हैं और इस कार्यक्रम का जल्द ही, शायद इसी वीक, हम इस नए नाम के साथ में या पहले नाम के साथ में इस कार्यक्रम में हम पेश होंगे। धन्यवाद, नमस्ते।